सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। जिस तरह बजट पेश होने के बाद बजट सेशन का आगाज हुआ था, उसका अंजाम वैसा नहीं हुआ। यानी शुरू के 2 दिन तक जो गालम गलोच रहा, हाथापाई हुई, हुकूमत ने उसे बाद में काफ़ी बेहतर अंदाज से मैनेज किया और आज बजट तो पास करवा ही लिया। साथ ही अपोजिशन के हंगामे के बगैर वज़ीर आज़म की स्पीच करवाने में भी कामयाब हो गई। अपोजिशन ने कहीं कोई हंगामा आराई नहीं की, क्योंकि वज़ीर आज़म की स्पीच के वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन का कोई रुकन मौजूद ही नहीं था। वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच का आगाज़ अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स की दावत देकर किया। कहा, यह कोई हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल है। अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। वक्त आ गया है कि हम इलेक्शन लड़ें और किसी को एतराज़ ना हो कि हमें धांधली से हराया गया। इस बारे में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं। हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई ऑपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को यह फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने साथ ही अपोजिशन को यह भी वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका के साथ अमन का हिस्सा तो बन सकते हैं, मगर जंग का नहीं। इस बारे में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, यह भी मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को आगे ले जाने के प्लान्स भी बताया कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट पर तवज्जो देंगे, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए कर्जे आसान बनाएंगे, जिससे मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। ज़राअत में बेहतरी के लिए किसान कार्ड ला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, फ्यूचर में हम बड़ा क्लियर हैं कि अब पाकिस्तान का डायरेक्शन क्या है। हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट लेड, एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं और ये टाइम लैग के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे पहुंच जाएंगे। स्मॉल और मीडियम के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि उनको बैंक्स कर्जे नहीं देते हैं। अब उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कर्जे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता। वज़ीर आज़म गरीब किसान के हालात बदल कर मुल्क की किस्मत बदलने की बात कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के इन्हीं दावों पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल ने वज़ीर आज़म की इस बात पर क्या जवाब दिया, ज़रा ये भी सुनिए, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप गरीब को मदद नहीं तकलीफ पहुंचाते हो। आपका हर मुआशी कदम का फ़ायदा गरीब को नहीं अमीर को पहुंचा है। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आई। 3 साल की इमरान खान की इंसाफ के बाद गुर्बत में तारीखी इजाफा क्यों हुआ है? मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और ससी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ससी साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ, चूँकि आज बिलावल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और असेंबली में भी उनकी बड़ी गर्मा गर्मी हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, चलें वो उस पर तो ज़रा बाद में आएंगे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान अपोजिशन क्यों मौजूद नहीं थी, क्यों आप लोग वहां से वॉकआउट कर गए? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब जी। अपोजिशन को क्या वज़ीर आज़म सुनते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म खुद पार्लियामेंट को कितनी अहमियत देते हैं। बजट तो उनका मजबूरी एक बन गई और उनको आकर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पर अपनी बात रखनी थी, वरना वो कितनी दफ़ा उन्होंने स्पीच की है मामला पे, या कितनी दफ़ा पार्लियामेंट को जो है उन्होंने एतमाद में लिया है, कितनी मरतबा उन्होंने खुद आकर के जो है पॉलिसी स्टेटमेंट दी होगी। तो बहुत अहम तरीन मामला रहे हैं इन 3 सालों में, लेकिन हमने देखा है कि वो बहुत कम आते हैं। बिल्कुल नहीं देखा, मासवा एक दफ़ा वो थोड़ी देर के लिए आए थे। देखिए, ये बजट है अरबाब साहब, ये सोच लें, ये देख लें, दुनिया को पता है कि जी ये अगर नून लीग नहीं
NFC उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, 15/2000 था, फिर इसको आगे लाएंगे। और इस साल तो उन्होंने कहा कि हर जो है न सिर्फ उन्होंने बजट का नहीं इजरा किया, लेकिन उन्होंने सिंध की तो मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कटौती और आपने देखा कि अपोजिशन के रहनुमा हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहबों में की पार्टिसिपेशन, उनका कंट्रीब्यूशन और उनका विजन है, बल्कि बहुत ही हवालों से हकीकी अपोजिशन लीडर का किरदार उन्होंने पूरे वैसे ही पार्लियामेंट में मुतहर्रिक रहते हैं, लेकिन इस बजट सेशन में भी उन्होंने कहा कि हमारे सारे अराकीन वो जो है अहम मामलात में वहाँ मौजूद रहे। कट पोर्शन से पूरी अपोजिशन ने, खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स जो उन्होंने बड़े मेहनत से वो मुख्तलिफ जो एलोकेशंस के हवाले से वो उन्होंने अपने जमा कराए, पेश किए, उस पर बातचीत की। हालांकि अपोजिशन के को बातचीत का और अपनी बात रखने का उस तरह मौका नहीं दिया गया। आज भी उन पर जो है सही ससिया, आप ज़ाहिर आपकी स्ट्रेंथ तो मौजूद रही इन कट मोशंस पे और गुज़िश्ता रोज़ भी, लेकिन ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं थी, वो भी अपनी जगह एक सवाली निशान है। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा अब्दुल कयूम साहब से भी इसका जवाब जान लो। अब्दुल कयूम साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अब ऑफ़र की है, अपोजिशन आए, अपनी तजावीज़ लेकर आए, इलेक्शन इस्लाहत पर बात होगी, इसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले अब ससी साहब जो गुफ्तगू करनी, पीपल्स पार्टी की पूरी स्ट्रेंथ कट मोशंस में ही मौजूद थी, गुज़िश्ता रोज़ भी मौजूद थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ भी गैर हाजिर, आज भी गैर हाजिर। कल बड़ी आसानी के साथ फाइनेंस बिल आप लोगों ने मंजूर होने दिया, कोई दर्जन भर के करीब आप लोगों के लोग गैर हाजिर थे। तो संजीदा नहीं थे आप लोग इस फाइनेंस बिल को रोकने में, इस बजट को रोकने में? ज़ाहिर हकीकत तो ये थी कि हुकूमत आसानी से पास कराने में कामयाब हो ही जाएगी। जाद, बहुत मेहरबानी। देखें, हुकूमत की न्यूमेरिकल एक सुपरियॉरिटी है नेशनल असम्बली के अंदर, तो बजट के अंदर अपोजिशन अपने तौर पे अपनी तजावीज़ भी दे सकती है, क्रिटिसाइज़ भी करेगी, हाईलाइट भी किया, और उसके ऊपर तवील तरीन तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने आपने देखा कि उन्होंने की एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, और बाकी भी अपोजिशन के लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन उनकी तकरीर में आपने देखा कि क्या रवैया था हुकूमत का, और जिस तरीके से, और ये भी एक नई तारीख रकम हुई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम सेनेट में हैं, ये दोनों मेरे कुलीग हैं, ससी पलेजो भी और मोहसन भाई भी, और हम देखते हैं कि वहाँ लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो तो हम एहतरामन, बिल्कुल कोई दूसरा बंदा खड़ा भी हो तो बैठ जाता है, कहता नहीं पहले उनकी बात होती है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के ख़िलाफ़ ऊपर उनको किताबें फेंक के बुरा भला गालियाँ, तो दैट वाज द रीज़न जिसने माहौल को ख़राब किया। अभी डर ये था कि लीडर ऑफ द हाउस तकरीर करेगा तो वही परफॉर्मेंस अगर उधर से भी होगी तो ये भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस पे मोतरज़ हैं तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक कि इसमें जो मुस्बत बात मैं आज खुश था वो ये थी कि एटलीस्ट अपोजिशन ने आके वो हुल्लड़बाजी उस तरह नहीं की जैसे हुकूमत ने की है, और अगर वो वहाँ मौजूद नहीं थे तो ये लीडर ऑफ द हाउस ने अपने तौर पे अपनी एक पूरी तकरीर कर ली है। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो तकरीर में ऑफ़र है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, ये एक गुड ऑफ़र है, अच्छी बात है, और उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई तजवीज़ होगी तो हम मानेंगे। ये एटीट्यूड अच्छा है, और हर हुकूमत जो है वो जिसने मुल्क को चलाना है और पार्लियामेंट को चलाना है वो ऐसी ऑफर्स देती हैं, लेकिन फिर अमली तौर पे उस पर काम भी होना चाहिए। पॉइंट ये है, मैं आज ये कहना चाहता हूँ अरबाब के आज हमारा मसला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नहीं है, आज ज़्यादातर हमारा मसला जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स का है कि आप उनको पूरा करें। आपने देखें, इमरान खान साहब ने तकरीर में बहुत चीज़ें कही हैं और बहुत अपना विजन भी दिया और अपनी टीम को शाबाश भी दी, लेकिन उन्होंने नैब का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी आपने पिछली 2 हुकूमतों में इसको क्यों नहीं ठीक किया। भाई उन 2 हुकूमतों ने अगर लेट से ठीक नहीं किया तो आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए हैं और आपके पास जवाब मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक अदारा नो लेस दैन दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है ये बाई पार्टीजन है, नैब जो है ये इंजीनियर कर रहा है, ये पोलिटिसाइज्ड हो गया है, ये विच हंटिंग कर रहा है, क्या कुछ नहीं कहा। उसी के ऊपर भी आप एक एक्शन ले सकते थे और मेक श्योर कि माजी में जो गलतियां हुई हैं उनकी तस्हीह करके आप एक नए रिकॉर्ड को सेट करें। तो
तो इमरान खान की तकरीर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और इट इज़ गुड कि उनको मौका मिला तकरीर करने का और उन्होंने अपना विजन अपने तौर पे दिया। सही। लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने अफगानिस्तान पे खर्च कर दिए। अभी अफगानिस्तान हाइंड साइड पे आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब उनकी अमेरिकन की आंखों के आगे चर्बी चढ़ी हुई थी और वो कहते थे आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। अब्दुल कयूम साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो उस पर टाइम खर्च किया, हम इस पर जरा आगे चलकर इसको जरा आगे के लिए बचा कर रखते हैं, हम अपने टाइम को बचाते हैं। जरा मोहसिन साहब से जो अभी आपने जो बातें की, खैर मकदम किया प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का, बट जनरली स्पीकिंग आपका क्वेश्चन ये था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ऑफर अच्छी ऑफर है, उस पर रिस्पांस हुकूमत को देनी चाहिए और हमारी तजावीज़ होंगी और यही तरीका होता है पार्लियामेंट के अंदर चीज़ों को आगे लेके जाने का। तो आगे आप जब आएंगे तो और बात करेंगे। तो जी मोहसिन अजीज साहब, ये 3 साल लग गए प्राइम मिनिस्टर को ये समझने में कि अपोजिशन से भी तजावीज़ ली जाती हैं और उनको भी ऑफ़र करनी है। ये 3 साल गुजरने के बाद कैसे उनको समझ आया? क्योंकि इससे पहले वो हमेशा ही बोलते थे कि मुझे शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करनी, नवाज़ शरीफ से बात नहीं करूँगा, जरदारी साहब से बात नहीं करूँगा, एक ही जुमला होता था, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। आज वो जुमला माइनस था उनकी तकरीर से। बेहतर तकरीर थी तो अपोजिशन भी खैर मकदम कर रही है, वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की तो अपोजिशन भी बैठने को तैयार है। अब कब से इसका बाकायदा आगाज़ होगा? ये सिर्फ तकरीर की हद तक रहेगा या फिर इसको अमली जामा भी पहनाना है? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। बात यह है कि बजट के ऊपर जो है जो मुख्तलिफ़ बातें यहाँ हो रही हैं, मैं उनसे स्टार्ट करूँगा कि ये जो वाक़या हुआ शहबाज शरीफ के साथ असम्बली में, वो बिल्कुल एक अनटूवर्ड इंसिडेंस था। हम भी समझते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन शुरुआत देखा करें कि कहाँ से होती है। बजट के ऊपर अमूमन कुछ थोड़ा सा शोर शराबा ज़रूर होता है, जब भी एक अपोजिशन होती है वो थोड़ी बहुत कुछ तकारीर करती है या शोर शराबा करता है, लेकिन इस दफ़ा आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड जो है शोर शराबा हुआ और वो पूरी तकरीर जो है जो शौकत तरीन साहब हैं उनका गला बिल्कुल खुश्क हो गया, बिकॉज ही वॉज सपोज टू शाउट। तो इसकी फिर ये जो है ना फिर रिपरकशंस आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन अच्छी रवायात जो है हम नहीं बजट पेश कर रहे होते हैं। माजी के जितने वज़राए ख़जाना की आप मिसाल ले लें, सबके साथ होता है, लेकिन हुकूमत मिसाली रवैया पेश करके मिसाल बना सकती थी। आप लोग अगर सब्र तामुल बर्दाश्त का मुजाहरा करते तो अपोजिशन को और पूरे मुल्क को एक मिसाल दिखा सकते थे कि ये शोर शराबा कर रहे हैं और हम तामुल से इनकी बात सुन रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि जी ठीक है, दोनों तरीके से आदमी सोच सकता है, लेकिन एक ये है कि भाई एक मुल्क का बजट पेश किया जा रहा है, तो अगर आप अपने आप को महज़ब कहते हैं तो कम से कम थोड़ा सा उसके लिए तकारीर करके थोड़ा सा एहतजाज करके उसको बख्श दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरी जो है पूरा 1 घंटा वो बोलते रहे और पूरा 1 घंटा जो है तकारीर और ये शोर शार और ये जो है न्यूसेंस यहाँ क्रिएट की गई। बाकी बात कही आपने जो है, तो ये तो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, अलबत्ता एनआरओ की खान साहब ने पहले भी बात की है, अभी भी वो पीछे नहीं हटे कि एनआरओ ना दिया जाएगा, ना एनआरओ देने के वो मुतहमिल हैं और वो हमारी पार्टी मैनिफेस्टो के भी ख़िलाफ़ है। और वो जो हमारे जिस तरीके से हम आए हैं और जिस वजह से हम आए हैं उस वजह से भी उसको ख़िलाफ़ है और वो नहीं कर सकते और ना वो कभी करेंगे। बाकी बात है कि जी इन्होंने जिस तरह से अब बात है तो आपस में मशावरत करने के लिए उन्होंने तो नैब कवानीन के लिए भी कहा था कि आके बैठे। उन्होंने तो जो है जब ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन जॉब के रिफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पे कि ये लई दई होती है और करोड़ों रुपए जो है तो तकसीम होते हैं, किस तरीके से होते हैं आप सबको मालूम है, कितने सालों से हो रहे हैं आपको मालूम है, किसी ने उसके मुतालिक बात नहीं की आपको मालूम है। सेनेट की उसके ऊपर डिस्कशन हुई, उसके ऊपर डिसीजन निकला आपको मालूम है। ज़रा मेरी बात अगर अरबाब साहब अगर मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए प्लीज़, मेरी बात अगर मुकम्मल होने दीजिए। आपने सवाल किया उसका जवाब ले लीजिए। वो बात यह है कि जी उसके लिए तो जब बात आती है तो नैब के जब बात आती है तो ये कहते हैं कि जी इसकी सारी की सारी इसमें से 38 शिकें जो आप निकाल दें, जिसका मतलब है कि अपने लीडर साहिबानों को जो अपने केसेस हैं उनको जो है सामने रख के और वो जो है ये जो है उसके ऊपर तबसरा करते हैं, उसके ऊपर मीटिंग्स करते हैं। तो ये तो मुल्क की मफाद में फिर बात ना हुई ना। जब ये बात सामने आती है तो नेचुरली हमारे पार्टी को फिर पीछे हटना पड़ता है कि ये जो है मुल्क की मफाद में बात नहीं हो रही, ये फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही, ये एक स्पेसिफिक एक लीडर या 7 लीडर जो भी जिस पार्टी के हैं उनको सामने रख के किया जा रहा है कि ये अगर शिकें निकल जाती हैं तो ये केसेस जो हैं
कल से ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पे जाके बात टूट जाती है। आज भी अगर हमने इनिशिएटिव लिया है, खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात की है, बाकी रिफॉर्म्स की बात की है, तो यही बात है कि जी जो हमारे भाई बहन बाहर बैठे हुए हैं उनको हक मिलना चाहिए। किसने ये कहा है कि नहीं होना चाहिए? और जो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम आता है, क्योंकि सन 70 से हम ये लगे हुए हैं कि ये जी है, ये इलेक्शन जो हैं ये कभी भी नहीं आता है। कभी कहते हैं आरओ का इलेक्शन है, कभी कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, कहीं क्या हमने भी पिछली दफ़ा कहा, लेकिन हमने ये कहा कि ये आप 4-5 हल्के खोल दें, इनको आप चेक करा लें और उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना गया। इन्होंने आते साथ सिलेक्टेड का नाम लिया। आज हालांकि ये बात साबित होगी कि सिलेक्टेड कौन है कौन नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्टेड कहने वाले थे वो एक दूसरे को, अपोजिशन में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम सिलेक्टेड और तुम सिलेक्टेड। और बात यह कि जो बजट की आप बात कर रहे हैं, तो बजट में तो साफ जाहिर है कि जिस तरीके से नून लीग की पार्टिसिपेशन थी कि उनके 25-28 आदमी जो है वो गैर हाजिर थे। ये तो कोई बात नहीं है कि फौतगी भी हुई थी, वहाँ पे भी हुई थी, लेकिन उनको वहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि दैट वाज द टाइम कि बजट को पास करना है या नहीं करना। इन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि बजट को पास नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपने देखा कि 138 वर्सेस 172 जो है ये वोट आए हैं, तो किस तरीके से ये बात करते हैं और किस तरीके से यहाँ। ठीक है, चले मोहसिन साहब, बड़ी डिटेल से आपका पॉइंट आ गया। अब जरा सस्सी साहबा की तरफ मुझे जाना है, उसका जवाब भी लेना है कि सस्सी साहब अब ये इस्लाहात पर तजावीज़ लाने की ऑफ़र तो वज़ीर आज़म ने कर दी है। माजी में मोहसिन साहब कह रहे हैं कि आप लोग फिर तजावीज़ ऐसी लाते हैं कि उसका फ़ायदा आपकी अपनी अपोजिशन की लीडरशिप को मिल रहा होता है, इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर बैठ कर बात नहीं करते। तो इस बार तो ऐसी तजावीज़ नहीं लेके आएंगे जो सिर्फ आपको सूट करती हूँ और वो फिर तमाम सियासी जमातों के हक़ में ना हो। अरबाब देखिए, एक तो दोनों ही मोतबर और मोहतरम कोलीग्स रहे हैं मेरे सेनेट में, बड़ा एहतराम है और दोनों को पूरा हक है अपना अपना मौक़िफ़ अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से रखें। देखिए, ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म पहले भी 2017 में भी जो एक्ट जो आया था उसमें सारी पार्टीज़ जो है मिलकर बैठी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी रिकमेंडेशन सजेशन रखी थी, बड़ी मुतहद हमारे लोग कमेटीज़ में रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें रह भी गई, लेकिन बहरहाल एक चीज़ सामने आई। अभी भी ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म के नाम पर जो भी ये मनपसंद पीटीआई के लोग करना चाह रहे हैं, आती है बस रोज रोज नहीं आती। ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल भी इस हवाले से मेरे ख्याल में उनको नहीं लेकर आना चाहिए था। अब ठीक है, लेजिस्लेशन के लिए वो आना चाहते हैं तो एक रूल्स के मुताबिक एक तरीके का है और उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं, पहली बात ये कि उससे पहले ही फेज में उन्होंने, आपने देखा जो अहम तरीन जो आईनी बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसका अपना एक उनके रूल्स हैं और वो सारे मामला उसी हिसाब से चलते हैं, तो उसमें ही उन्होंने जो है इनके एतराज़ात थे या उनका जो बयानिया था रूल्स के मौजूद, आइन के मौजूद, जो उनके मौजूद आइन से डायरेक्ट मुतसादिम थे, यानी 70+ जो उनकी अमेंडमेंट थे लेकर आना चाहते हैं पीटीआई वाले, तो 40+ जो अमेंडमेंट तो डायरेक्ट वो जो है मुतसादिम है। तो वो बात उन्होंने एतराज़ात न उन्होंने कमेटी में रखे न ऐवान में वो लेकर आए। तो इस तरह तो लेजिस्लेशन नहीं होती। बाकी पार्लियामेंट में चीज़ें आती हैं, जिस तरह लेजिस्लेशन वो तरीके से लेकर आना चाहेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना व्यू पॉइंट वहाँ रखेगी, अपनी रिकमेंडेशंस वहाँ रखेगी, अपनी जो भी तरजीहात हैं, सजेशंस हैं आइन के मुताबिक, आइन के रूह के मुताबिक। बाकी क्योंकि ओवरसीज़ के हवाले से तो जाहिर बात है हमें भी वो उनके लिए इतना ही एहतराम है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बहुत कुछ किया भी, लेकिन ओवरसीज़ से पहले जो मुल्क में जो वोटिंग होती है आरटीएस सिस्टम से लेकर दूसरे मामला जो 2018 की इलेक्शन में भी हुए, उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया। और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि ओवरसीज को वोट का हक मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है। फर्क दोनों के नजरिए में फर्क क्या है, फिर डिफरेंस कहाँ है? अच्छा, ओवरसीज के हवाले से जो रिपोर्ट थी क्या उन्होंने ले करने दी? क्या उन्होंने वो पायलट प्रोजेक्ट जो इतना एक्सपेंसिव था, जिसको इंक्लूड किया गया, हैक किया गया, कितना ये सिक्योरिटी रिस्क था, एक सिस्टम जो है इंटरनेट वोटिंग हो या ईवीएम्स हो, उस हवाले से जो इतने सारे मामला थे, ये किसको खुश करने के लिए करना चाहते हैं? सही। तो अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम लीग नून को फिर इस पर क्या एतराज़ है और आपका क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है
इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम को लेकर और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को लेकर आप भी इससे मुख्तलिफ सोचते हैं, इसके खिलाफ है, मुस्लिम लीग नून भी नहीं होनी चाहिए ये इस्लाहात? या देखें अरबाब, मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में हम हर चीज़ कर सकते हैं बैठ के। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़ियादत में पूरी कौम के लीडर्स बैठ के 1973 का आइन बना लिया, या नवाज़ शरीफ साहब की क़ियादत में बैठ के तो नेशनल एक्शन प्लान बना लिया टेररिज्म को लड़ने के लिए, तो ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, या लेबर रिफॉर्म्स हैं, ये तो छोटे काम हैं, ये तो बैठ के किए जा सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपका एटीट्यूड, हुकूमतें जो होती हैं, जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं, वो अकोमोडेटिव होते हैं। मैं आपको नहायत सिंसेरिटी से ये कहता हूँ कि ये अभी तक जो 3 साल वेस्ट हुए हैं ना, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों के एटीट्यूड, और शायद प्राइम मिनिस्टर उनको थापड़ा मारते थे और वो करते थे। इनके जो अपने ओरिजिनल लोग हैं ना, मसलन मोहसिन अजीज़ साहब जैसे लोग जो हमारे कुलीग रहे, और मुझे फ़ख्र है कि ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया, ये बड़े कम हैं। और वो जो अच्छे लोग हैं उनमें ऐसे लोग सरे फरिश्त हैं। काश के ये लोग इनकी कैबिनेट के अंदर होते। ये महज़ब है, ये समझते हैं बातों को, हमने आगे चलाना होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो तो हम ऐसे साइन तो नहीं कर सकते। देखिए, अगर दुनिया के अंदर 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और उनमें सिर्फ 20 मुल्कों के अंदर EVM यूज़ हो रही हैं, तो 180 या 200 के अंदर नहीं हो रही हैं, तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम हल कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। आप EVM इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल में आपकी जुडिशल रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर लोगों को उनके हकूक़ और इंसाफ। आज 21 लाख केसेस आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है, और उसके अंदर तकरीबन 51,000 केसेस तो सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और आपके तकरीबन 3,067 जजेस हैं टोटल, और 1,000 जजेस लेस हैं। देखिए, आपको वो काम करने वाले हैं ना जो आपको आइन और कानून इजाजत देता है, और आप आगे चल सकते हैं। अब्दुल कयूम साहब, ये जैसा लंबी सोच आप इन 3 सालों को ये समझते हैं कि ये वेस्ट हो गए, लेकिन आई अप्रिशिएट उसी तरह ये हुकूमत ये समझती है कि ये इस 3 साल से जो पिछले 10 साल थे वो वेस्ट हो गए। उन 5 सालों में आप लोग ये इस्लाहात नहीं ला सके, उससे पिछले 5 सालों में पीपल्स पार्टी ये इस्लाहात नहीं ला सकी, तो ये 3 साल अभी इस हुकूमत को हुए, 3 साल बाद कम से कम इसने सोचना तो शुरू किया। पब्लिक इसकी गवाह है, पब्लिक इसकी गवाह है। अगर पब्लिक इसके फेवर में ना होती, आप देख लेते हैं बाई इलेक्शंस के अंदर लोगों का इज़हार, और अगले इलेक्शंस में भी आप देख लेंगे पब्लिक क्या चाहती है। उनको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको छत सर छुपाने के लिए घर चाहिए, उनको सिर्फ तकारीर नहीं चाहिए, अमली तौर के ऊपर काम करके आप। लेकिन मोहसिन साहब देखें, जैसी एंड वी होप एंड प्रे कि पार्टियां बाद में आपको आपकी कमजोरी या खामी की निशानदेही की जाती है, तो आप इस हुकूमत की कमजोरी या खामी की निशानदेही करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब इस हुकूमत की कमी या खामी की निशानदेही की जाती है, तो ये हुकूमत उन माजी के 10 सालों में ले जाती है। देखिए, बात यह है, तो देखिए बेस्ट जजेस तो मोहसिन साहब, बस मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। अब्दुल कयूम साहब अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लें, मैं आपकी तरफ। जो मैं कह रहा हूं क्या उसके अंदर वजन है? जी अब्दुल कयूम साहब, क्विकली आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखिए, उसके अंदर अपोजिशन भी कोई आसमान से नहीं उतरी, उसमें भी गलतियां होगी, हुकूमत के अंदर भी, लेकिन एक एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। आज हमारे हुकूमत के साथ अपोजिशन के वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है। हम आपने देखा कि ये पीछे जो उसकी बजट की किताबें मिसाइलों की तरह चल रही थी, और जो गालियां बुरी तरीके से, जो लोग यानी फैमिली में बैठ के आप टीवी नहीं देख सकते थे, तो ये हालात जो है इनको तीर कर दिया। काश के आज प्राइम मिनिस्टर जोर देते कौमी यकजहती के ऊपर, और आगे का एक ब्लू प्रिंट देते स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कि हम इकनॉमिक के रिवाइवल में क्या करना चाहते हैं और अपोजिशन से हमें क्या मदद दरकार है। आई एम श्योर उन्होंने बात की है टैक्स देने की। आई फुली सपोर्ट हिज अपील एंड आई अपील द एंटायर नेशन कि हमें सबको टैक्स अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आगे वो कैसे चलेंगे। लेकिन इंसाफ के निज़ाम को ठीक करें, एजुकेशन के निज़ाम को ठीक करें। ठीक है अब्दुल कयूम साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक के बाद मोहसिन अजीज साहब से फिर मैं सवाल पूछता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इस हुकूमत की मजबूरी क्यों बन गई है? क्या इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है जो अपोजिशन के लिए भी काबिल कबूल हो? एक ब्रेक के बाद मोहसिन अजीज के पास ये सवाल लेकर आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन अजीज साहब, अब्दुल कयूम साहब और ससी पलीजो साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहसिन साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने सवाल रखा था, ये ईवीएम का निज़ाम राइज करना आखिर क्यों हुकूमत की मजबूरी बन गया है? अगर अपोजिशन की जमातें, ज़ाहिर अपोजिशन की भी बड़ी तादाद उनके नुमाइंदों की असम्बली में मौजूद है, अगर वो लोग नहीं चाहते तो इसका कोई ऑल्टरनेट हल आप तलाश कर लें, इसके बगैर कोई ऐसा निज़ाम बना लें कि साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके। ये एक मशीन को ही लाना और फिर उसको ही लगाना, यही ज़रूरी है। देखिए, 70 साल से हम इसी मामले में लगे हुए हैं, और जब जिस तरह खान साहब ने भी आज कहा, 1970 से जब इलेक्शन हो रहे हैं तो हम सब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है रिग्ड है। इसके लिए आज दिन तक अपोजिशन ने क्या तजावीज़ दी हैं, क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, क्या उन्होंने कोशिश की है जिसको हमने रद्द किया हो और कहा हो कि नहीं जी हरू मरू यही चीज़ होनी है जिसको जो है ये वोटिंग मशीन कहते हैं। हम तो एक सिस्टम सामने लेकर आए हैं, एक रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और मिल बैठने की बात भी कर रहे हैं। बात ये, इनके पास क्या तजावीज़ है? सिर्फ यही तजावीज़ है कि ये जो है ना ये इलेक्शन रिग्ड है, बस सिर्फ यही बात। और बात यह है, मैं माफ़ी से ये बात करता हूँ कि इस वक्त, लेकिन मोहसिन साहब आपके पास इसका क्या आर्गुमेंट है इस मशीन को लाने का? मरती हुई नजर आ रही है। साहब बता रहे हैं कि दुनिया के 200 ममालिक में से सिर्फ 18-20 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है कि ये, तो इसका मतलब ये कामयाब तजुर्बा नहीं है पूरी दुनिया में। जिस तरीके के भी इलेक्शन हुए, जिस तरीके से भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे आर्मी को इस्तेमाल किया गया है, रेंजर को इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया है, पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, कोई ना कोई गलती निकाली गई है कि ये जी डब्बा ऐसे खुल जाता है, डब्बा देर से खुला, डब्बा सवेर खुला, आरओ ने ये कर दिया, आरओ ने ये कर दिया, पुलिस अंदर चली गई, रेंज अंदर चली गई, मेरे वोटर को रोक दिया गया, वगैरह 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 वगैरह। तो हमें तो उसमें यही एक हल नज़र आता था कि इसको जो है तो कंप्यूटराइज सिस्टम वाइज कर दिया जाए। बाकी ये देखिए, रिफॉर्म की जहाँ तक बात है, ये कयूम साहब अच्छे आदमी हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ जुडिशल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, यहाँ पुलिस रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, यहाँ जेल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, यहाँ हेल्थ रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, यहाँ एजुकेशन रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। इन तमाम रिफॉर्म्स पर भी स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, ये जो इलेक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, ईवीएम मशीन का जो इस्तेमाल है, इसको आप आम लोगों के लिए कैसे मुमकिन बना पाएंगे? अभी आपका जो एहसास प्रोग्राम चलता है, उसमें जब पैसों का बंटवारा होता है, लोगों तक वो पैसे पहुंचते हैं, वो कितना मुश्किल हो जाता है, उसमें कितनी बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं, जबकि वो तो एक मखसूस तबका वो लेता है। जब ये पूरे मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालने होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये रबाब साहब, बात यह है कि आप अगर ये जो है ना सर्वे करें, अगर आपको मालूम नहीं है तो ज़रूर करवाइए कि एहसास प्रोग्राम के तहत इस दफ़ा कोविड में जो 196 बिलियन रुपए तकसीम किए गए, वो कितनी शफाफियत से किए गए। इसके सिर्फ हुकूमत के लोग नहीं, अपोजिशन के लोग नहीं, बाहर के मुमलिकत जो हैं वो मोतरफ़ हैं कि इतनी शफाफियत से गुरबा तक ये जो है ये एहसास प्रोग्राम की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। 1000 रुपए सवाल ये है कि वो भी आई जो गरीब लोग एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं, उनके लिए उस मशीन का इस्तेमाल बहुत मुश्किल होता है। उनको उस मशीन का इस्तेमाल कैसे सिखाया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुमकिन है मैं आपको एहसास प्रोग्राम के तहत बता रहा हूँ ना। और इसी तरीके से जब एक तजर्बा हमारे सामने आएगा, उसका जो है एक आप सैंपल ले सकते हैं, टेस्ट केस कर सकते हैं, किसी इलेक्शन में उसको पहले डाल के देख सकते हैं। लेकिन मैं ना मानूं कि अगर बात है तो मैं ना मानूं की तो बात यही है कि हम समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी को इस वक्त ये देखते हुए शायद शर्मा रहे हैं कि ये जो है जब नेक्स्ट इलेक्शन में जब ये चीज़ कंप्यूटर के ज़रिए जब चीज़ सामने आएगी तो शायद रिज़ल्ट इससे डिफरेंट इस तरीके से हों कि हमारी सीटें और बढ़ जाएँ। तो ये शायद इस वजह से ये बात सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जो रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से जो 2 साल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए, जो स्ट्रेटिजिक फ़ैसले किए गए, जो मुश्किल तरीन फ़ैसले किए गए, जो कठिन रास्ता इस्तेमाल किया गया, उसका रिज़ल्ट्स जो है आपके सामने हैं कि किस तरीके से कोविड के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ी, किस तरीके से कोविड के बावजूद रेमिटेंसेस बढ़ी, किस तरीके से कोविड के बावजूद टैक्स कलेक्शन बढ़ी, वगैरह वगैरह, किस तरीके से इंडस्ट्री ने तरक्की की, किस तरीके से सेल्स ने तरक्की की, सेल्स और हर चीज़ ने जो बिज़नेस का ये है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ी। तो बात यह है कि ये रिफॉर्म्स करने के लिए एक डिफ़िकल्ट एजेंडा होता है। वो डिफ़िकल्ट एजेंडा 2 साल
हाँ, इस हुकूमत ने बर्दाश्त किया और कोशिश की, क्रिटिसिज्म सुना, और हम भी इस जवाब दे नहीं थे कि हम जवाब देने के काबिल नहीं थे कि जी ये चीज़ बढ़ गई, इंडस्ट्री रुक गई, फलाना हो गया, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, लेकिन उसके रिजल्ट अब आप देख रहे हैं। तो बात यह कि ये जो मुश्किल रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता होता है, वो बड़ा आसान होता है, और शॉर्टकट रास्ता लेना जो है वो एक लीडर का काम नहीं होता। वो जो है एक लीडर का काम ये होता है कि वो अपनी नेशन को बना जाए, इसलिए नेशन बनने के लिए चल पड़ी है। सही, जो भी ये तकालीफ है इंशाल्लाह उसकी तरफ हम चल पड़े। टेबल टॉक का जब आगाज होगा बाकायदा इन इस्लाहात पर, तो फिर देखेंगे क्या अपोजिशन की कितनी तजावीज़ हुकूमत मानती है और हुकूमत की कितनी तजावीज़ को अपोजिशन सेकंड करती है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को भी एक बार फिर बड़ा दो टोक पैगाम दिया, एक बार फिर जो माजी के ड्रोन हमले थे उनका जिक्र किया, और जब भी वो उन माजी के ड्रोन हमलों का जिक्र करते हैं, ज़ाहिर है उनका उस वक्त हदफ तनकीद पीपल्स पार्टी का वो दौर होता है कि जब बहुत ज़्यादा ड्रोन हमले हुआ करते थे, उसमें हलाकतें भी हुआ करती थी। तो सस्सी साहबा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर और तिजारत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम अमन में तो साथी बन सकते हैं, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। और ज़ाहिर है ये बात कहते हुए आपके दौर को वो याद दिला रहे होते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में ड्रोन हमले हुआ करते थे, अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के अलाए भी थे, लेकिन उसके बावजूद नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का ही हुआ करता था, ख्वाह वो जानी हो ख्वाह माली हो। इसमें प्लीज मुझे एक मिनट के लिए बात करने दीजिएगा कंप्लीट जी। हैरत का सवाल है ये, या हैरत की बात है अगर पीटीआई की तरफ से दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा अगर निडर होकर कोई लड़ा, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहकर जंग ये लड़ी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सियासी पार्टी से, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, दूसरों ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी, आम आवाम ने भी 70,000 से ज्यादा जो है लोगों का माली जानी नुकसान हुआ। और रीजन में सबसे ज्यादा जो है डिस्टर्ब कोई मुल्क हुआ दुनिया में, बल्कि वो पाकिस्तान था। ये हमारी लड़ाई भी नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा बहादुरी से मुकाबला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, उसकी गवर्नमेंट ने किया। ये जंग हम पर मुसलत की गई। हमारी एक जो है वज़ीर आज़म की कैंडिडेट, जो पूरी दुनिया की मानी जानी बड़ी रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, दहशतगर्दी से लड़ते हुए उन्होंने मैदान जंग में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए उन्होंने जान दी। आप बताएं पीटीआई का कौन है जो उंगली भी कटी हुई नहीं, अल्लाह न करे किसी का नुकसान भी हो। सबसे ज्यादा न सिर्फ हमारी लीडर लेकिन हमारे कारकुन पाकिस्तान में, मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद एएनपी, उसके बाद दूसरी पार्टीज आती होंगी। पीटीआई की तो दूर दूर तक नहीं है कि कोई उन्होंने इस तरह से कोई जंग लड़ी हो। अब बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के जो है इंटरेस्ट का उन्होंने पहला ख्याल किया है। भुट्टो साहब हो, मोहतरमा साहिबा हो, एटॉमिक प्रोग्राम हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की साल में इस्तेकाम की, वो सारी चीज़ें हो, प्रैक्टिकल सारे स्टेप पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अफगान पॉलिसी के हवाले से जाहिर बात है, अभी जो कौमी सलामती के हवाले से मीटिंग होगी उसमें ज़रूर हम अपनी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर रखेंगे, रखनी चाहिए। हम अमन चाहते हैं, हम अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ अमन होगा अफगानिस्तान में तो हर जगह वो अमन होगा। लेकिन इस वक्त जो इनखला हो रहा है नेचुरली, ये एक जो है उसके बाद की सूरत-हाल, उसके दौरान जो सूरत-हाल है, जो गनी साहब की जो है इस वक्त पॉलिसी रही है, या जो तालिबान के हवाले से मुख्तलिफ मामलात हैं, इस पर निशस्त बिल्कुल एक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मीडिया पर, टीवी पर आकर तो नहीं, लेकिन अमेरिका के हवाले से भी जो चीज़ पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान की सलमत के लिए होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वही बात की है, अभी भी वही बात कहेगी। ऐसा नहीं है कि वो आप खान साहब की तरह दहशतगर्द को दहशतगर्द भी न कह सके। ऐसा नहीं है कि आपके दाखिली मसाइल हो या खारजी मसाइल हो, आप पार्लियामेंट से भागना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी आपको पता है कि मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कि भाई जो है हम पार्लियामेंट को आप जो है एतमाद में लें। उसके बाद उन्होंने जो है ये इनके मेरा सेशन किया है, बुलाया है, जो अच्छी बात है, मेरे ख्याल में जरूरी भी है, और इसमें जरूर हम सारी पॉलिसीज रखिए। लेकिन सबसे ज्यादा ये हम इनके जो है इसमें कोई दम ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमायत है जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना हर तरह से जो है कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तान में 7 से 8 बड़े ऑपरेशन किए, डिस्प्लेसमेंट भी उस दौरान आईनी तरामीम भी हुई थी, सारे लोगों को एक पेज पर लिया उसने। ये बड़ी बात होती है, ये विजन हर किसी के बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बस की बात। ठीक है, तो सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, ये पीपल्स पार्टी ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कुर्बानियां भी बड़ी बड़ी सस्सी साहब ने भी गिनवाई, फिर मियाँ साहब की ज़ेरे निगरानी नेशनल एक्शन प्लान बना। लेकिन माजी के हुक्मरान क्या अमेरिका को ये पैगाम देते थे कि अमेरिका से हम बराबरी की सतह पर, बराबरी की बुनियाद पर, तिजारत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने टीवी इंटरव्यूज़ में दे रहे हैं, कौमी असम्बली की तकरीर में दे रहे हैं?
या देखिए इमरान खान साहब ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान की कौम की उमंगों की तर्जमानी है कि हमें हमारे जो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है ना उसमें टॉप मोस्ट है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में ये कंप्रोमाइज़ होती रही है और ये इसलिए कि ये कर्जे बढ़ते रहे, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये इंस्टीट्यूशंस आगे पीछे और सुपर पावर्स की अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें हम ज़ेरे अताब आते रहे। अभी ये जो दहशत गर्दों का मसला था और ये अफ़गानिस्तान की जंग थी, इसकी बुनियाद तो पीछे सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान था और उसके बाद जब अमेरिकन उधर से निकल गए और पीछे से वो हाई एंड ड्राई छोड़ गए और फिर TTP वालों ने मुसीबत हमारे पाकिस्तान की खड़ी करनी शुरू कर दी। उस वक़्त इमरान खान साहब ये रेकमेंड कर रहे थे कि ये तालिबान का एक दफ्तर कश्मीर उसमें पेशावर में होना चाहिए और वो बैतुल्ला मसूद और हकीमुल्ला मसूद वगैरह जो थे वो चुन चुन के हमारे बंदों को मार रहे थे। तो मकसद है कि हाइंडसाइट के साथ बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस टर्माइल से पाकिस्तान गुजरा है और जिस तरह जिस रौनक के साथ बुश और अमेरिकन लीडरशिप जो वो कह रही थी कि हम आपको स्टोन एजेस में भेजेंगे, वो उस वक़्त का माहौल था। आइए, मैं को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा परवेज़ मुशर्रफ साहब को, उन्होंने बहुत सी वो मैं तो कहता हूँ उस वक़्त अगर हमारी पार्लियामेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते तो वो भी फिर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते और प्राइम मिनिस्टर के हाथ मजबूत होते और वो कोई फैसला ले सकता। लेकिन मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर वहाँ बहुत टाइम खर्च किया है पुराना कि मैंने ये कहा था फिर ये हुआ, फिर मैंने ये कहा था ये हुआ। कश्मीर के ऊपर उन्होंने सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिया है। आखिर में जरा एक मुख्तसर कमेंट मोहसिन अजीज साहब से मैं ले लूं। मोहसिन साहब, ये अब्दुल कयूम साहब का ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि जितना वक्त आज की तकरीर में मसले कश्मीर को मिलना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त अफगानिस्तान के मसले को दे दिया। क्या इस वक्त ये मामला वाकई इतना सीरियस है और कश्मीर को इस तरह से तकरीर में नज़रअंदाज किया जा सकता है? देखिए, हर जगह की अपनी अपनी नौइयत होती है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह की खुददारी, जिस तरीके की सेल्फ इस्टीम और जिस तरीके की खुदी जो है खान साहब ने इस कौम को दी है, मैं समझता हूँ ये पिछले 70 साल में कायद-ए-आज़म के बाद, लियाकत अली ख़ान के बाद किसी ने नहीं दी है। आपने जो UN में तकरीर की है वो किसी से ढकी छुपी है, जो इस्लामी फ़ोबिया का वहाँ पे बात की है वो किसी से ढकी छुपी है, जहाँ के कश्मीर की बात की है वो किसी से ढकी छुपी है। यहाँ पे जो आज अमेरिका के साथ बात की जा रही है, हमें अपनी हैसियत पता है, हम कौन हैं, हमारे ऊपर कितने लोन हैं, लेकिन एक बात भी ज़रूर है कि यहाँ का लीडर जो है वो ये नहीं चाहता कि किसी तरीके से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को तूल देने के लिए किसी की खिदमत करे। ठीक है, चलें, ठीक है मोहसिन साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, सेनेटर अब्दुल लतीफ पलीजो साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद असद उमर साहब ने एक खबरदार किया NCUC के उस सरबराह हैं कि अब जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। किस बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं जबकि केसेस मुस्तकिल बुनियादों पर रोजाना कम हो रहे हैं? एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब PMA के सदर हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना के केसेस हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कम होते जा रहे हैं। शरह अमवात में भी एक बड़ी वाज़ेह कमी आई है, लेकिन ऐसे मौके पर NCUC के सरबराह असद उमर साहब की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जुलाई का महीना हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, इसमें कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। ये उनका ट्वीट इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क को खबरदार किया है कि जुलाई में ये चौथी लहर आ सकती है। अब किस बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं, क्यों उनको ये बात कहने की और ख़बरदार करने की ज़रूरत पेश आई, वो भी ऐसे मौके पर जब जो सेक्टर्स बंद थे उन पर भी NCUC की जानिब से पाबंदियों को नरम किया गया। ज़िंदगी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई थी। शॉपिंग मॉल्स अब प्रॉपर रात 10 बजे तक खुल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में भी इंडोर डाइनिंग की कुछ % तक इजाज़त दे दी गई है। इंडोर शादी हॉल्स भी अब खुल चुके हैं, इंडोर जिम्स को भी खोला जा चुका है।
जब तमाम मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए, मज़ारात को भी इवन के खोल दिया गया, फिर उसके बाद ये जुलाई का महीना क्यों ख़तरनाक हो सकता है? ज़ाहिर वैक्सीनेशन अब लोग ज़्यादा तादाद में करा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन भी लोगों को इस वक्त दस्तियाब हैं, जिसको जो वैक्सीन मिल रही है वो लगवा रहा है। फिर उसके बाद ये ख़तरा अभी भी सर पर मौजूद क्यों, और SOPs पर अभी भी अमल करना कितना ज़रूरी है? डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब PMA के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। चूँकि आज ज़ाहिर है जून का आखिरी दिन है और कल से जुलाई शुरू होना है, तो इस पर बात होना बड़ा ज़रूरी है। अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। असद उमर साहब का बयान ज़ाहिर आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, ये किस बुनियाद पर उन्होंने बात की है? ज़ाहिर है कुछ लोग इससे डर भी जाएंगे, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि अब आगे सब खुल रहा है, लेकिन असद उमर साहब बात उसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। क्या वाकई कोई चौथी लहर आ सकती है और दुनिया के कुछ मुल्कों में अभी मौजूद है ये चौथी लहर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये चीज के मतलब NCOC के चेयरमैन हैं, ही इज ओवर देयर आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि अगर वो समझते हैं कि चौथी लेयर और जुलाई के अंदर ही इसका मतलब आने का खदशा है, तो फिर उनको चाहिए कि जो वो इक़दामात कर रहे हैं, ये सारे मतलब मैरिज हॉल्स खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो फिर तो जुलाई के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए ये चीज़। और बाकी मैं ये कहता जाऊं कि मतलब इसका जवाब तो यकीनन असद उमर साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर कहा, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस चीज़ के साथ कि हमारे पास खदशात मौजूद हैं कि जुलाई और अगस्त के अंदर जो इसका एक फ्रेमवर्क आ रहा है, जो इसका एक मतलब सिग्नल्स है हमारे साथ, वो ऐसे ही हैं। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरू के अंदर आके यहाँ पे हमारी चौथी लेयर जो है, मतलब इंडिया के अंदर हमारी अभी तक दूसरी जो है वही चल रही है, बाकी लेयर जो है, और पाकिस्तान के अंदर चूंकि हम समझते हैं आल, तो मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि अभी भी हमारे पास पॉजिटिविटी इट इज अबाउट 2%। हम नहीं कह सकते कि हमारे बहुत केसेस कम हो गए, अल्लाह का करम हम पे बिल्कुल यकीनी तौर पर रहा है, लेकिन केसेस का ये कहना कि खत्म हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि 2% ऑफ द पॉजिटिविटी इट इज अ रीजनेबल पॉजिटिविटी इन कोविड-19, और हमें एहतियात के लिए और बाकी चीजों के लिए वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। असद उमर साहब के साथ मतलब मैं गो के कोई मुखालफत तो नहीं करता, लेकिन इसके साथ मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जुलाई के अंदर और मोर ओवर हमारे जो रवैये और हुकूमती रवैये, मैं समझता हूँ कि वो भी इसके साथ जो शामिल है कि हमने एक अभी लाइटर, और अगर आप देखें कि लोगों का, आवाम का, बिकॉज वी आर नाउ पुटिंग ऑल दीज एफर्ट्स कि हमने कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने के साथ साथ ये है कि हम जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से, NCOC की तरफ से जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, मतलब ये उसके साथ मैच अप नहीं करती हैं। बट आई अप्रिशिएट असद उमर साहब को कि उन्होंने ये जो तंबीह की है, लेकिन मैं समझता हूँ ये हम आपके साथ तो कोई तंबीह या ऐसा कोई मशवरा दे सकते हैं, उनकी तरफ से तो हमें एक्शंस की उम्मीद है कि उनको एक्शन जो वो देखने चाहिए कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो एक्शंस हैं दैट शुड बी सीन ओवर देयर। अभी आपको पता है कि इंडियन वेरिएंट जो है वो मतलब इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर किस कदर वो ज्यादा आ गई है, और वहां पे मतलब इट इज गोइंग अगेन अ प्रॉब्लम ओवर देयर। तो इंग्लैंड ने भी अपने आप को रिलैक्सेशंस दे दी थी, दे वर टॉकिंग अबाउट कि हमने भी मास्क भी खत्म कर देना है, वैक्सीनेशन भी वहां पे रीजनेबल कर दी गई है, लेकिन अब इंडियन वेरिएंट जिसको डेल्टा कहा जाता है वो वहां पे आ गया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगा कि अगर असद उमर साहब को ये है और साइंटिफिक बेस्ड है, आई एग्री विद हिम कि देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हमारे पास चौथी जो है वेव आ सकती है, लेकिन उसकी खातिर जो इक़दामात हैं उनके ऊपर हमें गौर करना होगा कि उनके लिए हमें सर्टेन कंसर्न जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होने चाहिए एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो डॉक्टर साहब, ये जो अगर ये खुदा न खास्ता चौथी लहर आती है तो फिर ये इसका ये वेरिएंट कितना डिफरेंट हो सकता है? इससे पहले हमने देखा 3 अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स है, इस वक्त एक इंडियन वेरिएंट है, एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट था, ये UK वेरिएंट इससे पहले पाकिस्तान में आ चुका है, अब ये किसी डिफरेंट शक्ल में आएगा या पुरानी ही कोई लहर ये रिपीट हो सकती है? देखिए, इसका कहना मुश्किल होता है कि जो मतलब आने वाला वक्त है वो कैसे आएगा। स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं दे आर इन अ लर्निंग फेज, तो हमें ये देखना होगा कैसे, खुदा ना करे कि ये जो इंडियन वेरिएंट जिसको हम मतलब डेल्टा कहते हैं, और अब तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस भी आने की मतलब हमारे साथ खदशात आ गए हैं, कि वो हमारे साथ ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा कुछ हो गया वी विल बी इन अ फिक्स, आई मस्ट से। अभी तक हमारे पास परवरदिगार की बड़ी कर्म नवाजी रही है कि मार्च 2020 से लेके आज तक हमारे साथ जो है खुदावंद ताला का लाख लाख एहसान है कि आज ही मैं एक सेमिनार के अंदर था कि मोटरसाइकिल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हम जाने जाया जाती हमारे नौजवानों की, इट इज अबाउट 48,000, और जबकि कोविड के साथ आप जानते हैं कि मतलब वबा के साथ जो हमारा अल्लाह का शुक्र है और ये परवरदिगार की करम नवाजी है, वरना सच्ची बात है कि हमने एज अ सोसाइटी, एज गवर्नमेंट, एज डॉक्टर, जो भी आप समझ लीजिएगा कि वो हमने कसर नहीं छोड़ी। तो दिस इज व्हाट इज के दान खास्ता
लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो कौन सी वेरिएंट किस किस्म का आएगा। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है जब असद उमर साहब कोई बात कर रहे हैं या आप लोग कोई बात कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है किसी न किसी इन्फॉर्मेशन किसी रिसर्च की बेस पर ही होती है, कोई ऐसे फैक्ट्स फिगर्स उनके साथ शेयर हुए होंगे, फिर ऐसे मौके पर ये इस तरह की जो तमाम सेक्टर्स में नरमी कर दी गई है। सिर्फ स्कूल्स की हद तक तो NCOC और गवर्नमेंट ये सीरियस होकर सोचती है कि स्कूल्स नहीं खुलने दे रही, बाकी तो अब हर सेक्टर ही खुल चुका है, मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल बहाल हो गए। तो ये फिर जब एहतियात की ज़रूरत है तो फिर आप बदएहतियाती की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मैं भी यही समझता हूं कि अगर इसके साथ NCOC साहब ने ये, असद उमर साहब ने ये कहा है तो हमारे एक्शंस भी जो है उसी तरह से होने से, एंड यू नो कि एक्शंस आर लाउडर देन द वर्ड्स। तो हमें वो नजर भी आना चाहिए, कौम को भी नजर आना चाहिए कि असद उमर साहब इज नॉट इन द एडवाइजरी पोजीशन, ही इज ऑन द स्टीयरिंग, जो कि रूलिंग क्लास के अंदर वहां पे इस वक्त बैठे और उनके जो इक़दामात हैं ही इज ओवर देयर कि जो बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकली हमें नजर आनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे मतलब मुत्तफिक हूँ कि उनकी तरफ से एडवाइजरी ऐसी चीज नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से हमें एक्शंस नजर आने चाहिए। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है ये तो ईद उल अज़हा का महीना आगाज़ उसका होने वाला है, जुलाई 21 या 22 जुलाई को ईद उल अज़हा भी होगी। मवेशी मंडियाँ शहरों में सज चुकी हैं। अब इन मवेशी मंडियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी, मज़ीद कुछ ऐसे इक़दाम आने चाहिए थे और इनसे फिर कितना ये ख़तरा पैदा हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग ग्रुप्स की सूरत में वहाँ पर जाते हैं, बहुत रश होता है, फिर आकर भी टेंट्स लग जाते हैं, वहाँ पर भी लोग ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होते हैं, फिर ख़ुद जानवरों से ये फैलने का कितना ख़तरा है, तो इसके बारे में अगर ज़रा कुछ आप बता सकें। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब हमारे साथ मतलब ये बकरा ईद आई थी, ईद उल ज़ुहा के मौका के ऊपर, और कुछ शहरों के अंदर मंडियाँ जो थी बाहर लगी थी, फिर ऑनलाइन सिस्टम जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये तो लोगों के साथ ही है, लोगों के जम्मे गफीर को हमें रोकना होगा और हुकूमत को, और वही जो हम आपके साथ पहले बात शेयर कर रहे थे कि अगर हुकूमत समझती है कि यहाँ पे चौथी वेव आ सकती है तो चौथी वेव के प्रिवेंशन की खातिर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एयरपोर्ट्स के ऊपर और बॉर्डर्स व्हाट्सएवर द एयरपोर्ट्स आर बीन बाई के बॉर्डर्स हमारे जो उनके ऊपर हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, उसके ऊपर हमें जो है करंटीन जो उसको नफूज वहाँ पे नाफिज करना चाहिए। और इसी किस्म के जो मेले ठेले जो है ये मतलब बकर मंडी लगती है या दूसरी चीजें होती हैं, हमारी तकरीबात होती है, भले ये मजहबी हों या जैसी भी हों, उसके साथ मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम हिफाजती इक़दामात, और हुकूमत को, जब हुकूमत ये समझती है कि यहाँ पे चौथी वेव आ सकती है तो हुकूमत की तरफ से ये इंतहाई ज़रूरी है कि उनके बारे में सही। डॉक्टर साहब ये इस चौथी वेव से पहले ये वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस इस वक्त क्या है, कितनी ज़रूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन अलग अलग दस्तयाब हैं और लोगों की कन्फ्यूजन भी अब भी बरकरार है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है। मैं समझता हूँ ये तो एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही हो गया, जिसके बारे में हमारे पहले भी खदशात थे कि ये मतलब एक तजारत बन जाएगी और तजारत मंडी है। आई कंडेम कि अमेरिका ने कह दिया हमने चाइनीज वैक्सीन को नहीं मानना, सऊदी अरब ने कह दिया हमने इस चाइनीज वैक्सीन को नहीं मानना, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिकग्निशन और सर्टिफिकेशन उनके साथ मौजूद है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये ताजराना और आमराना जो ज़हनीयत है उसको हमें आपके साथ उसी को हमें चलें। डॉक्टर साहब आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वही SOPs पर अमल करना और वैक्सीनेशन, ये दो ही तोड़ फिलहाल इस कोविड वायरस से बचने के हैं और सबको इस पर अमल करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।